This is lesson number 7, which is Approaches to International Business, CPRG framework. So these are the approaches to international business. The first one is ethnocentric, which is the home country orientation. The second one being the polycentric, then the regiocentric, where the orientation is regional, geocentric, where the orientation is global. Let's discuss these approaches one by one. So first is ethnocentric orientation. एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में कंपनीज जो होती हैं वो जिस कंट्री से हैं, जो कंपनीज जो हैं वो जिस कंट्री को बिलोंग करती हैं, होम कंट्री को बिलोंग करती हैं, वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस कर रही होती है वही एक्सटेंड कर देती है सिंपली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कुछ भी चेंज नहीं करती है, कोई चेंजेस नहीं करती है. जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, क्योंकि वो जो भी डोमेस्टिक मार्केट में कर रही थी वैसे की वैसे ही ऑपरेशंस करती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ एक्सटेंड करती है. जो डिसीजंस होते हैं वो भी हेडक्वार्टर पे ही बनते हैं, जहाँ पे उनकी होम कंट्री होती है वहीं पे ही डिसीजंस लिए जाते हैं. और जो स्टाफ रहता है वो भी होम कंट्री से ही हायर होता है ताकि वो ओवरसीज ऑपरेशंस को मैनेज कर सके. तो बाहर के लोगों को हायर नहीं करके वो अपने ही होम कंट्री में जो भी लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे के सारे होम कंट्री को ही बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल, US कंपनी यूजिंग द सेम ब्रांडिंग एंड मैनेजमेंट स्टाइल इन इंडिया विदाउट मॉडिफिकेशन. तो US की कंपनी है, कोई भी बिना मॉडिफिकेशन के इंडिया में ऑपरेट कर रही है US स्टाइल में. इसके क्या प्रोज रहेंगे? ये कॉस्ट एफिशिएंट रहेगी और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक में ही कंट्रोल है, सारा का सारा हेडक्वार्टर से ही होता है. प्रोडक्ट्स भी स्टैंडर्डाइज है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी स्टैंडर्डाइज है, तो कॉस्ट एफिशिएंट रहता है. किसी के लिए हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाने के लिए. तो प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्डाइज ही रहते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाती है. लेकिन इसके नुकसान क्या होते हैं? कैन लीड टू कल्चरल इंसेंसिटिविटी एंड पुअर अडेप्टेशन. जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट को लेके जा रही है, जैसा डोमेस्टिक में था वैसा ही जो प्रैक्टिसेस यहाँ कर रही थी वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी फॉलो कर रही है. तो कल्चरल की इंसेंसिटिविटी से डील करना पड़ता है और अडेप्टेशन नहीं कर पाती. अगर से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है मेरी डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा है, मैं वही प्रोडक्ट जाके बाहर कंपनी दे दे, तो अडेप्टेशन उसकी पुअर रहती है. ये इसका एक डिसएडवांटेज रहता है एथनोसेंट्रिक का. वहीं सेकंड अप्रोच जो है पॉलीसेंट्रिक, वो कहती है कि जो होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, जिस कंट्री में आप जा रहे हो वो यूनिक है. उनकी जो स्ट्रैटेजीज है उनके ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, होम कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. तो जो भी सब्सिडरीज इस कंपनी की होती हैं, जहाँ जहाँ होती है, जैसे ये मेन कंपनी है जिसकी सब्सिडरी बी में, सी में, डी जैसी कंट्रीज में है, ये सारी की सारी इसकी होस्ट कंट्रीज हैं. तो वो कहता है कि लोकल जो सब्सिडरीज हैं उनके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले, लोकल हायरिंग करे, वहीं के लोगों को हायर करे, बी अपने लोगों को हायर करे, सी सब्सिडरी कंट्री सी के लोगों को हायर करे, डी सब्सिडरी डी कंपनी कंट्री के लोगों को हायर करे, और ताकि लोकल कल्चर को अडेप्ट कर सकें. डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है, जैसे हो एथनोसेंट्रिक में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग की, एक ही सेंटर था जो डिसीजन मेक कर रहा था. यहाँ पे डिसेंट्रलाइज है, बी अपने डिसीजंस खुद लेगा, सी अपने डिसीजंस खुद लेगा, डी अपने डिसीजंस खुद लेगा. ये पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कहती है. जैसे एक जर्मन कंपनी है अडेप्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू सूट इंडियन टेस्ट एंड हायरिंग इंडियन मैनेजर्स ओनली. प्रोज क्या रहते हैं इसका कि गुड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है. डिफिकल्ट क्या है कि इंटीग्रेट करना ऑपरेशंस डिफिकल्ट हो जाता है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब कोई कंपनी पॉलीसेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करती है. तो जो थर्ड है वो है रीजियोसेंट्रिक अप्रोच. रीजियोसेंट्रिक में हमारे जो ऑपरेशंस है, कंपनी के ऑपरेशंस है, वो मैनेज होते हैं बेस्ड ऑन रीजनल सिमिलैरिटीज रादर देन इंडिविजुअल कंट्रीज. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर? रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इससे फॉर एग्जांपल एक ज्योग्राफिकल रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन है, तो एशिया पैसिफिक रीजन का एक हेडक्वार्टर होगा, एक रीजनल हेडक्वार्टर होगा,
और उस रीजन में जितनी भी कंट्रीज के अंदर इसकी सब्सिडरीज हैं वो सारी यहीं से ही मैनेज होंगी। तो इंडिविजुअली हर किसी के लिए अलग अलग ना करके जो पॉलीसेंट्रिक में कर रहे थे, एक रीजनल हेडक्वार्टर बना लिया जो इन सारी की सारी जो कॉमन एक रीजन में लाई करती है उनके लिए एक रीजनल हेडक्वार्टर बना लिया और यहीं से डिसीजन मेकिंग हो रही है। जो स्ट्रैटेजीज हैं वो भी रीजनल लेवल पे अडेप्ट की जाती हैं। एग्जाम्पल, अ कंपनी हैविंग वन रीजनल ऑफिस फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन मैनेजिंग ऑल द कंट्रीज इन दैट रीजन। इसका प्रो क्या है, बैलेंस कर लेता है ग्लोबल एफिशिएंसी एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है और लोकल टेस्ट और प्रेफरेंसेस को भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस रीजन के जो कंट्रीज हैं वो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस शेयर करते हैं। इस रीजन में जो कंट्रीज हैं ये इनके कस्टमर्स जो हैं इनके नीड्स और वांट्स एक जैसी हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए एक ही हेडक्वार्टर बना दिया। क्या है, मे इग्नोर ग्लोबल सिनर्जीज बियॉन्ड रीजन्स। एक ही रीजन में रह के हम ना मतलब हम एक ही रीजन में रह जाते हैं, ये ना इसमें इसका एक डिसएडवांटेज है कि दूसरे रीजन्स पे हम फोकस ना करें और इग्नोर करें ग्लोबली जाना बियॉन्ड दिस रीजन। जो लास्ट है अप्रोच वो है जियो सेंट्रिक अप्रोच। द कंपनी व्यूज द वर्ल्ड एज अ सिंगल मार्केट एंड सीक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबली। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट कंसिडर किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको कंसिडर करती है कंपनी उसको कंसिडर करती है और वही प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है अपनी कंपनी में। ग्लोबल इंटीग्रेशन है विद लोकल रिस्पॉन्सिवनेस। बेस्ट टैलेंट इज रिक्रूटेड रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। पूरे वर्ल्ड में जो भी एम्प्लॉय अच्छा है, जो उस काम के लिए ठीक है, उसको रिक्रूट किया जाता है रिगार्डलेस वो किधर से है, होम कंट्री से है या होस्ट कंट्री से है, ये नहीं मैटर करता। बैलेंस डिसीजन मेकिंग ही होती है हेडक्वार्टर और लोकल यूनिट्स में। For example, a multinational using a global supply chain, international teams and localized marketing, जैसे कोका कोला अडॉप्ट करती है ये स्ट्रैटेजी by selling its popular soft drink with the same content, packaging, branding, advertisement themes worldwide. इसके क्या प्रोज हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ब्रांड बन जाता है, लेकिन कौन क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, नीड्स हाई कोऑर्डिनेशन। EPRG फ्रेमवर्क कहाँ पे काम आता है, हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंपनीज कहाँ पे यूज़ करती हैं इसको, डिसीजन मेकिंग में यूज़ करती हैं। इन तीन क्वेश्चंस का आंसर देने में EPRG फ्रेमवर्क काम आता है कि हाउ मच कंट्रोल टू कीप ओवर सब्सिडरीज, कितना सब्सिडरी में कंट्रोल होना चाहिए, हमें अपने मार्केटिंग एंड ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज करना चाहिए या लोकलाइज करना चाहिए। जैसे हमारे पॉलीसेंट्रिक अप्रोच होगी, वो लोकलाइज करेगी, अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी लोकल नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग। तो EPRG फ्रेमवर्क हमें इस कंपनीज को इस चीज़ के आंसर्स देता है। हमें स्टाफिंग कैसे करनी है, व्हाट स्टाफिंग पॉलिसीज टू यूज़, हमें लोकल लोगों को हायर करना है या हमें अपने होम कंट्री से लोगों को भेजना है और मैनेज करनी है डिफरेंट सब्सिडरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो एथनोसेंट्रिक कहाँ काम आएगी, व्हेन स्टार्टिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल इज प्रायोरिटी। जब आप बिल्कुल ये कंपनी स्टार्ट कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे जाना और अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बेचना, तो कंट्रोल प्रायोरिटी है, तो एथनोसेंट्रिक अप्रोच काम आती है। पॉलीसेंट्रिक आती है जब लोकल कल्चर एंड मार्केट कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे जैसे इंडिया बिल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम वेस्टर्न कंपनीज, तो वहाँ पे लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग हमें कंपनीज को अडेप्ट करना पड़ता है, उनकी मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। रीजियो सेंट्रिक व्हेन कंट्रीज इन द रीजन शेयर सिमिलैरिटीज़। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज हैं वो शेयर करती है सिमिलैरिटीज़, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड वांट्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, तो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच काम आती है। जियोसेंट्रिक व्हेन फर्म इज मैच्योर ग्लोबली एंड सीक्स अ यूनिफाइड स्ट्रैटेजी, तो हमें जियोसेंट्रिक अप्रोच काम आती है ऐसे केस में। अगर हम कंपेयर करें इन 4 अप्रोचेस को, तो इनका फोकस क्या है, एथनोसेंट्रिक होम कंट्री प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, पॉलीसेंट्रिक होस्ट कंट्री प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, रीजियोसेंट्रिक रीजनल स्ट्रैटेजीज बनाती है और जियोसेंट्रिक ग्लोबल इंटीग्रेशन पे फोकस रहता है। डिसीजन मेकिंग कहाँ होती है,
एथनोसेंट्रिक में सेंट्रलाइज है, हेडक्वार्टर पे होता है, मतलब जहाँ होम कंट्री है वहीं पे ही डिसीजन मेकिंग होगी। पॉलीसेंट्रिक में डिसेंट्रलाइज रहता है। रीजियोसेंट्रिक में रीजनल जो हेडक्वार्टर बनाए होते हैं पर्टिकुलर रीजन के, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। और जियोसेंट्रिक इंटीग्रेटेड है ग्लोबली। स्टाफिंग कहाँ पे होती है, यहाँ पे पेरेंट जो होम कंट्री के लोग हैं उन्हीं को ही यहाँ पर हायर किया जाता है। पॉलीसेंट्रिक में होस्ट कंट्री नेशनल्स को लिया जाता है, जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के लोगों को हायर करोगे तो वो लोकल नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे। रीजियोसेंट्रिक के अंदर रीजनल मिक्स रहता है, हर एक रीजन का अलग अलग, हर एक कंट्री का अलग अलग मिक्स रहता है, वहाँ के लोग रहते हैं। और जियोसेंट्रिक में हम जो भी बंदा बेस्ट है फॉर द जॉब उसको हायर किया जाता है। यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी कैसी है, यहाँ पे लो है, क्योंकि होम कंट्रीज चेंज नहीं कर रही है, किसी के अकॉर्डिंग भी नहीं चल रही है, अडेप्ट नहीं कर रही है लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो एथनोसेंट्रिक में होम कंट्री का ही रहता है, तो यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी लो रहती है। पॉलीसेंट्रिक में हाई रहती है, जहाँ जा रहे हैं हम उसकी तरह ही अडॉप्ट करती है एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और स्ट्रैटेजीज को। रीजियोसेंट्रिक में मीडियम टू हाई रहता है, और जियोसेंट्रिक में अडेप्टेबिलिटी हाई रहती है। So this was it for this lecture on approaches to international business. So we'll meet you in the next lecture. Thank you.